साफ है कि दिल्ली में चुनाव है, इसीलिए हर नेता की जुबान पर देशद्रोह का दाव है। इसे समझने के लिए आपको पिछले 40 दिन में 4 दिग्गज नेताओं के बयानों को देखना पड़ेगा, जिसमें एक बात कॉमन है और वो है किसी ना किसी को देशद्रोही करार दे देना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देशद्रोही कहा, तो बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बता दिया। बीते 25 दिसंबर को ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताया। ठीक उसी दिन केजरीवाल ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा को देशद्रोही कह दिया। तो इससे पहले 5 दिसंबर को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। दूसरों को देशद्रोही बताने वाली बयानबाजी सिर्फ 4 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा है, लेकिन आज इसकी शुरुआत की लोकसभा में मौजूदा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। उन्होंने हमेशा की तरह संघ और बीजेपी पर तीखे जुबानी तीर चलाए। मौका कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन का था। दरअसल आज से कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता बदल गया। 24 अकबर रोड की जगह अब नया पता है 9A कोटला रोड। लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी ने 2 ऐसी बातें कही जिन पर विवाद शुरू हो गया है और दोनों तरफ से इल्जाम लग रहा है देशद्रोह का। पहली बात, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला देकर राहुल गांधी ने उन्हें देशद्रोही बताया। क्या राहुल गांधी ने भागवत के जिस बयान का हवाला दिया उसमें वाकई संघ प्रमुख ने वो बातें कही जिनका जिक्र पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया? तो आइए आपको दोनों बयानों को सबसे पहले एक बार दिखा भी देते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, ऐसा राहुल गांधी का दावा है, जबकि मोहन भागवत ने असल में कहा कि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोहन भागवत ने संविधान को अमान्य करार दिया, जबकि संघ प्रमुख ने सच में ये कहा था कि हमें स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान मिला लेकिन उसके अनुसार चला नहीं गया। एक और दावा जो राहुल गांधी ने किया वो था कि भागवत के बयान का जब उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने दावा किया कि ये तो देशद्रोह है और किसी और देश में उन्हें जेल में डाल दिया गया होता, जबकि संघ प्रमुख ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसे देशद्रोह कहा जा सके, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हमें संविधान से लिखित रूप में स्वतंत्रता का स्व यानी कि अपना तो मिल गया लेकिन सही मायने में इस पर अमल अब तक नहीं किया गया। तो चलिए अब आपको दोनों के बयान भी शब्दशः सुना देते हैं। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया।
लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। तो संयोग देखिए, मोहन भागवत की राहुल गांधी आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने ट्रीजन यानी कि देशद्रोह किया है, लेकिन इस आलोचना में ही वो कुछ ऐसा कह गए जो अब खुद उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि अब सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो देश के तोड़ने के मंसूबे को उजागर कर रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने? ऐसा उन्होंने कहा कि हम अब देश की हर संस्था पर जो कब्जा किया है बीजेपी और आरएसएस, उनसे तो लड़ ही रहे हैं, पर यह लड़ाई वहीं खत्म नहीं होती। हम तो भारत के स्टेट से, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। सुनिए। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब पूरे दिन ये बहस चलती रही कि ये इंडियन स्टेट आखिर है क्या? क्या वो कोई एक सरकार है, कोई व्यक्ति विशेष है, क्या वो प्रधानमंत्री है? क्या जो इंडियन स्टेट जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का नेता विपक्ष उस इंडियन स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या वो राज्य जहां कांग्रेस की खुद की सत्ता है, वो इंडियन स्टेट में शामिल नहीं है? संविधान में इंडियन स्टेट की परिभाषा आखिर है क्या? आइए वो आपको बताते हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही है, उसके मायने क्या है? तो सबसे पहले आपको संविधान के उस पन्ने को पलटना होगा जिसमें इंडियन स्टेट की परिभाषा लिखी है। संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 12 में दी हुई है, जिसमें कहा गया है स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट को और इंडिया के पार्लियामेंट को इंक्लूड है, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। सरकार और लेजिस्लेचर जो है, हर स्टेट का लेजिस्लेचर, उसमें महाराष्ट्र भी आ जाएगा, उसमें हिमाचल भी आ जाएगा, उसमें पंजाब भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें स्टेट के डेफिनेशन में आती हैं। और जब भी कोई इंडियन स्टेट की बात करता है तो उसके कहने का अभिप्राय यही होगा कि पूरा भारतवर्ष। इस तरह से भारतीय राज्य का अभिन्न अंग खुद राहुल गांधी भी हैं, क्योंकि वो संसद के निचले सदन लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जहां उनकी पार्टी के 99 सांसद हैं। इतना ही नहीं, इसी इंडियन स्टेट के अटूट अंग हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकारें भी हैं। ऐसे में भले ही राहुल ने इंडियन स्टेट से लड़ने की बात केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए कही हो, लेकिन इसे किसी सूरत में जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए कि ऐसा बयान कोई अलगाववादी संगठन देता, तब तो अलग मायने ही निकलते। तब ये कहा जाता कि अमुक संगठन देश के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर रहा है, जिसके लिए बकायदा भारतीय न्याय संहिता में सजा का प्रावधान भी है। बीएनएस की धारा 147 और 150 तक भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत दोषियों को कम से कम 10 साल की जेल से लेकर उम्र कैद, मौत की सजा और जुर्माने के प्रावधान है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी का बयान राजनीतिक है, ऐसे में मुमकिन है कि उन्होंने कैची वर्ड के इस्तेमाल के चक्कर में इंडियन स्टेट से जंग की बात कही। पीयूष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अब जाहिर सी बात है, जब बात फाइट अगेंस्ट द स्टेट पे आ गई है तो बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखे शब्दों का हमला किया है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया में लिखा कि कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया। मैं राहुल गांधी की इस साफगोई की तारीफ करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और इनके इकोसिस्टम का अर्बन नैक्सस और डीप स्टेट के साथ करीबी रिश्ता है, जो भारत को बदनाम करना और नीचा दिखाना चाहते हैं। अगले पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों का जो विश्वास है उसको धोखा देना है। लेकिन भारत की जनता समझदार है। यानी कि एक बार फिर से जो उंगली उठाई गई वो इस बात को लेकर है कि क्या आप देश के विरोधी हैं। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी का भारत तोड़ो एजेंडा कैसे बताया, सुनिए। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। क्योंकि बार बार राहुल गांधी भारत तोड़ो के एजेंडे पर चलते हैं। देखिए, राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूँ, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। कांग्रेस जवाब में क्या कहा? पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा की पोस्ट के जवाब में कहा कि गांधी जी की विचारधारा और भारत को अत्याचारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने वाली विचारधारा को आप सड़ा हुआ कह रहे हैं। इससे ज्यादा सड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। रॉटन सीक्रेट सोसाइटी का समय समाप्त हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, जिस विचारधारा ने अंग्रेजों से लड़ाई की और उन्हें भारत से बाहर निकाला, वो उन लोगों के लिए हमेशा सड़ती रहेगी जिन्होंने माफी पत्र लिखा और ब्रिटिश जासूस के रूप में काम किया। जो जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग है, उसके बारे में उन्होंने वो बातें कही। तो उसका तो एज ए अपोजिशन लीडर विरोध करना ही चाहिए। अपोजिशन में हम लोग काम करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो और उस पर आवाज़ नहीं उठे तो ऐसा कैसे हो सकता है प्रजातंत्र में, जमहूरियत में। देश प्रेम और देशद्रोह की ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम राहुल गांधी नहीं है। पिछले महीने की 25 तारीख को कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को भी देश विरोधी कहा। इसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया कि वो 5 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि वो केजरीवाल को एंटी नेशनल क्यों कहते हैं। पिछली बार 2 मुख्य बातें मैंने कही थी। मैंने कहा था कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, इसका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अगले दिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि क्यों उनको देश विरोधी बताया जा रहा है, वो तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, कैंसिल हो गई। राहुल गांधी ने अपने सीलमपुर की रैली में अजय माकन को अपने साथ मंच पे ना रख के शायद इस बयान से दूरी बनाने की कोशिश भी की हो। लेकिन संयोग की बात है कि अगर हम 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव को याद करें तो वहां किसी अजय माकन ने नहीं, राहुल गांधी ने ही इशारों में केजरीवाल को एक तरीके से एंटी नेशनल बताया था। कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। यह सच्चाई है। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, ये जरूर कह दिया कि एक नेता आतंकवादियों के साथ दिखता है
हमारे नेता तो कभी नहीं दिखते। ये बेहद अफसोस की बात है कि राजनीति में देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटना एक फैशन बन गया है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी को भी इस तरह से देशद्रोही नहीं बताना चाहिए। किसी भी नेता को अपने विरोधी को सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए देश विरोधी करार नहीं देना चाहिए। और जहां तक इंडियन स्टेट से लड़ने की बात है तो उम्मीद है कि उस पर जल्द ही सफाई आएगी, क्योंकि इंडियन स्टेट किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का, किसी एक प्रधानमंत्री का नहीं है, वो सारे भारतवासियों का है। और अब परवाह देश के दूसरे हिस्से में देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग में हुए अब तक के सबसे बड़े हमले और विनाश की खबर। कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ भीषण बमबारी की। रूस ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से यूक्रेन पर हमला किया, और वो भी ऐसा जिसमें यूक्रेन के नक्शे का कोई भी शहर अछूता नहीं रहा। लेकिन अचानक रूस ने यह हमला किया क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। इस भयानक और विनाशक युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को शपथ लेने में अभी 5 दिन बाकी है। लेकिन 20 जनवरी से पहले पुतिन यूक्रेन को जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। ट्रंप के अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने से 5 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। रूस के सबसे विध्वंसक हथियारों ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ बमबारी की। पहले रूस के ड्रोन उड़े और यूक्रेन के फ्रंट लाइन टैंकों पर बेहिसाब बारूद बरसा दिया। उसके बाद रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। फिर रूस की स्कंदर और किंजल जैसी महाशक्तिशाली और अभेद मिसाइलों ने कीव और सुमी शहर की कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन रूस की सेना को एक ही दिन में इतनी तबाही काफी नहीं लगी। रूस की महाशक्तिशाली और भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलें भी यूक्रेन की तरफ लक्ष्य करके दाग दी गई। अचानक हुई इतनी विनाशक अस्त्र वर्षा से यूक्रेन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया। धमाके पर धमाके होने लगे, हर तरफ कोहराम मच गया। लेकिन अभी और विनाश होना बाकी था। यूक्रेन इन ताबड़तोड़ हमलों से संभल पाता, इससे पहले यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास रूस का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्बर Tu-95 उड़ने लगा। यूक्रेन में अचानक इतना कोहराम मचा कि परमाणु हमला करने में सक्षम Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से लॉन्च हुई मिसाइलों ने यूक्रेन में परमाणु हमले जैसी दहशत फैला दी। पूरे कीव में सायरन बजने लगे। लोगों ने परमाणु हमले से जान बचाने वाले बंकरों में शरण ले ली। लगा कि आज युद्ध का आखिरी दिन है, क्योंकि आसमान में रूस का Tu-95 अकेला नहीं था। रूस के दूसरे परमाणु बॉम्बर Tu-22 ने भी यूक्रेन की कई मुख्य इमारतों को क्रूज मिसाइलों से नेस्तनाबूद कर दिया।
यूक्रेन के कई एनर्जी कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए, सैकड़ों टैंक खाक हो गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए और जगह जगह यूक्रेन की सेना के हथियार डिपो पर हमला हुआ। पूरे 3 घंटे तक रूस की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर बरसती रही। ये रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला साबित हुआ। लेकिन अचानक यूक्रेन पर इतने बड़े हमले का मकसद क्या था? क्या इतना भयानक हमला करके पुतिन ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही युद्ध का निर्णय कर देना चाहते हैं? रूस और यूक्रेन का युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, यानी कि अगले महीने इस युद्ध को पूरे 3 साल हो जाएंगे। लेकिन बीते 24 घंटों में यूक्रेन पर हुआ रूस का नया हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला क्यों कहा जा रहा है? अब इसे समझिए। रूस के 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर ने KH-101 क्रूज मिसाइलों की बरसात की। रूस के 8 Tu-22 बॉम्बर ने KH-22 क्रूज मिसाइलें गिराकर यूक्रेन को दहला दिया। Su-57 से KH-22 मिसाइलें फायर की गई। MiG-31 से किंजल मिसाइलों से विस्फोट किया गया। काला सागर से रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। बेलगोरोद की अगर बात करें तो वहां से रूस ने स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हमला किया। मिसाइल वर्षा के साथ साथ यूक्रेन में 5 घंटों तक ड्रोन भी बरसते रहे। अब देखिए कि रूस का यह हमला कितना विनाशकारी था और इस यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले का आखिर मकसद क्या था। स्कंदर, किंजल, परमाणु बॉम्बर से लॉन्च हुई क्रूज मिसाइलें और काला सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। एक ही दिन में हुए इतने बड़े हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दहशत में डाल दिया, क्योंकि रूस ने कीव में जेलेंस्की के दफ्तर के एकदम पास मिसाइल दाग दी। रूसी हमले से कीव में एनर्जी ठिकाना तबाह हो गया। लवीव में रूस के विस्फोट से पावर स्टेशन में आग लग गई। चेरनीहिव में रूस के हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। चेरकासी में यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम जल गया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन की 2 गैस पाइपलाइन तबाह हो गईं। हमेलनित्स्की में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को जला दिया। विनित्सिया में रूस के हमले से 3 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूस के इस हमले की गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी, क्योंकि अब तक तो रूस की सेना यूक्रेन के सिर्फ पूर्वी और बीच के हिस्सों में ही हमले कर रही थी। पहली बार रूस ने यूक्रेन के उन हिस्सों पर भी अपनी विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया है जहां से यूक्रेन तक हथियार और नेटो की मदद पहुंचती है। खार्किव, सुमी, पोल्टावा, चेरकासी, ज़ेपोरिजिया, निप्रो, किरोवोग्राद, मिकोलेव और खेरसोन। पूर्वी और मध्य यूक्रेन के ये वो प्रांत हैं जहां रूसी सेना के ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को तबाह किया गया। लेकिन सबसे भीषण हमले पश्चिमी यूक्रेन में किए गए। वो पश्चिमी यूक्रेन जहां नेटो के हथियारों का भंडार है, वो पश्चिमी यूक्रेन जिसकी सीमा यूरोप के देशों से लगती है, वो पश्चिमी यूक्रेन जहां अभी तक रूस ने बड़े हमले नहीं किए थे। लेकिन ट्रंप की शपथ ग्रहण से पहले पुतिन ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है। पश्चिमी यूक्रेन पोलैंड से सटा हुआ है। पोलैंड के जरिए ही नेटो के हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। कीव, लवीव, वेसिलकीव, खमेलनित्स्की, इवानो-फ्रैंकोव्स्क और विनित्सिया, ये पश्चिमी यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां कई बड़े हथियार गोदाम हैं। लिहाजा रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में जबरदस्त हमले करके नेटो के हथियारों को जलाने का प्रयास किया। रूस ने पहली बार पश्चिमी यूक्रेन पर स्कंदर, किंजल और बैलिस्टिक मिसाइलों से इतने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। रूस का दावा है कि इस हमले में पश्चिमी यूक्रेन के ज्यादातर हथियार गोदाम नष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हथियारों की कमी हो जाने के बाद
क्या अब यूक्रेन सरेंडर कर देगा? या अगले 5 दिनों में इस युद्ध का फैसला हो जाएगा? या फिर पुतिन ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन और नेटो पर इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि जब वो युद्ध विराम का फॉर्मूला ढूंढने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठे तो मजबूर हो जाए और रूस की शर्तें मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही बाकी ना बचा रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस के सबसे बड़े हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। खार्किव, सूमी और पोल्टावा में बिजली कट गई है। इतनी भयानक ठंड में ज़ैपोरोजिया और नीप्रो में भी बिजली गायब है। रूस ने इस सबसे बड़े हमले के लिए ऐसे खतरनाक हथियार चुने जिनका ना तो यूक्रेन की सेना के पास कोई तोड़ था, ना ही नेटो के पास उनके यूक्रेन को बचाने के लिए कोई कवच। क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पुतिन ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है? ये बड़ा सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि कीव समेत पूरे पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली पुतिन की मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि वो ट्रंप के व्हाइट हाउस में जाने का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन ने कई बार कहा है कि वो मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ट्रंप ने भी कहा था कि वो मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें कार्यालय में प्रवेश करना होगा। हम उनकी ठोस पहल का इंतजार करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की शपथ से 5 दिन पहले ये बॉम्बिंग यूक्रेन को लाचार करने के लिए ही की गई है, ताकि हथियार विहीन यूक्रेन रूसी शर्तों पर सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। रूस के सबसे बड़े हमले के बाद प्रचंड ठंड में यूक्रेन के 25 से ज्यादा इलाकों में पूरी तरह ब्लैकआउट हो गया है। यह हमला इतना भयानक था कि धमाकों के बीच जीने की आदत डाल चुके पूरे यूक्रेन में अगले 24 घंटे के लिए आपातकाल लगाना पड़ गया। रूसी सेना का यह जलजला यूक्रेन के उन हमलों का बदला है जिससे रूस के कई प्रांत एक हफ्ते से लगातार दहल रहे थे। रूस ने पूरी योजना के साथ उन हथियारों का इस्तेमाल किया जिसका कोई जवाब न तो यूक्रेन की सेना के पास था और न नेटो से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास और न ही यूक्रेन के पड़ोसी देश। इनमें पहली मिसाइल थी किंजल। यह रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार 12,200 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। किंजल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है, जिसकी वजह से इसे यूक्रेन में मौजूद नेटो का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सटीक वार करने से नहीं रोक सकता। परवाह देश की बात भारत की समंदर में बढ़ती अथाह शक्ति की, जिसके दम पर भारतीय नौसेना समुद्र में अब अजेय बनने की राह पर है। भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देने वाली 3 जंगबाज समंदर में एक साथ उतर चुके हैं। ये पहली बार हुआ जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। सबसे अहम बात यह है कि तीनों फ्रंटलाइन जल योद्धा मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाए गए हैं। 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और एक विध्वंसक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के ऐतिहासिक मौके पर खुद प्रधानमंत्री आज मौजूद थे। समंदर में भारत के ये 3 जंगबाज चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों पर कैसे पूर्ण विराम लगा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तारीख 15 जनवरी 2025। शौर्य और पराक्रम के इतिहास में कभी न भूलने वाली एक ऐसी तारीख जब भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जब भारत बन गया है समंदर का सिकंदर। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आर्मी डे पर भारत ने समंदर में 3 ऐसे बाहुबली उतार दिए, जिसके बाद बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक टेंशन बढ़ गई है।
मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक सेरेमनी के दौरान समंदर के ये तीनों बाहुबली भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। नौसेना में ये तीनों लड़ाकू प्लेटफॉर्म एक साथ कमीशन किए गए, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। भारतीय नौसेना की ताकत को नए पंख लगाने वाले ये तीन महाबली हैं आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वाकशीर। नीलगिरी, सूरत और वाकशीर ये केवल युद्धपोत और पनडुब्बी नहीं है, बल्कि भारत के गर्व, शौर्य, पराक्रम और साहस की पहचान है। ये तीनों लड़ाकू प्लेटफॉर्म भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाएंगे। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में दमदार हथियारों को शामिल किया है। आज मैं आपको भारतीय नौसेना के ऐसे ही दमदार, बेजोड़ और घातक हथियार दिखाने जा रही हूँ। भारतीय नौसेना में तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म की कमीशनिंग के बाद भारत समंदर का सिकंदर कैसे बनने जा रहा है, कैसे चीन और पाकिस्तान की हर नापाक चाल को भारतीय नौसेना की ताकत समंदर में ही दफन कर देगी, इसे समझने के लिए समंदर के इन तीनों बाहुबलियों की खासियत और उनकी ताकत के बारे में जानना जरूरी है, जिसका जायजा TV9 भारतवर्ष की टीम ने लिया। सबसे पहले आपको आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट के बारे में बताते हैं, जो युद्ध के हर मोर्चे पर दुश्मनों को चकित करने की ताकत रखता है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 फ्रिगेट में से पहला है। यह महत्वपूर्ण स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है, जिससे यह दुश्मन के रडार से छिप सकता है। साथ ही इसमें बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें भी फिट की गई हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। यह फ्रिगेट समुद्र में लंबे समय तक रह सकता है। समंदर में दुश्मनों का काल आईएनएस नीलगिरी 3 डायमेंशंस पर काम करता है। हवा, सतह और पानी के अंदर ये दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया ये डिस्ट्रॉयर दुश्मनों का काल बनकर समंदर में उतरेगा। भारतीय नौसेना का बाहुबली आईएनएस नीलगिरी फिर से समंदर की लहरों पर राज करने के लिए लौटा है। आईएनएस नीलगिरी 53 साल पहले पहली बार नौसेना में शामिल हुआ था। यह युद्धपोत साल 1996 में रिटायर हो गया था। अब करीब 30 साल बाद फिर इसी नाम के साथ एक नया बाहुबली भारत की समुद्री सीमा की रखवाली करने और दुश्मन को धूल चटाने के लिए आ गया है। नीलगिरी एक बहुत ही अलग जहाज है। ये फर्स्ट ऑफ द क्लास है P-17 अल्फा का और श्रेणी में प्रथम है ये। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं। इसका स्टेल्थ जो कोशेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। हमारे जहाज़ का रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है और दुश्मन के जो रडार हैं वो हमको पकड़ नहीं पाएंगे, काफ़ी मुश्किल होगी। आईएनएस नीलगिरी की तरह 6 और जहाज इस समय प्रोडक्शन के अलग अलग चरणों में हैं, जिन्हें 2026 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया दूसरा युद्धपोत आईएनएस सूरत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह युद्धपोत भी मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाया गया है। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित प्रमुख डिस्ट्रॉयर है। यह कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर का एक एडवांस संस्करण है। इसमें डिजाइन और क्षमता में बड़े सुधार किए गए हैं और इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज और एडवांस नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। यह युद्धपोत सतह, हवा और पानी के भीतर से आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम है।
आईएनएस सूरत का नाम गुजरात के ऐतिहासिक शहर सूरत के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रतीक है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली और जंगी जहाज आईएनएस सूरत, जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। सबसे कम समय में बनने वाला अपने आप में एक ऐसा जंगी जहाज है जो दुश्मन के सबमरीन, उसकी वॉरशिप्स और यहाँ तक कि उसके फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। आईएनएस सूरत की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ डिजाइन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 मिसाइल और तोपखाने से ये लैस है। नेवी के अफसरों का मानना है कि आईएनएस सूरत भी आईएनएस नीलगिरी की तरह ही भारतीय नौसेना के लिए बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। किसी भी डोमेन में, चाहे वो एयर हो या फिर समुद्र की सतह पे हो या फिर समुद्र की सतह के नीचे जहाँ पनडुब्बियाँ रहती हैं, उसको एड्रेस करता है। तो किसी भी डोमेन में ये जहाज़ ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें आपने कुछ वेपन्स का नाम लिया, उससे भी बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं और ऐसी क्षमता वाले वेपन हैं कि वो बेस्ट इन क्लास है। जो वॉरशिप है वर्ल्ड का, उससे ज़्यादा अच्छे वेपन्स और सेंसर्स इसमें। आईएनएस सूरत और नीलगिरी दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी तरह नौसेना में कमीशन की गई पनडुब्बी आईएनएस वागशीर भी नेवी की अंडर वाटर ताकत को और मजबूत करेगी। भारतीय नौसेना को और मजबूत करते हुए स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी आईएनएस वागशीर भारत की पनडुब्बी शक्ति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। आईएनएस वागशीर का नाम एक ऐतिहासिक पनडुब्बी के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। Diving station. Control dive to exit. Diving now. आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का छठा मॉडल है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है। ये दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। साथ ही ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी भी जुटा सकती है। ये निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक हथियार, टॉर्पीडो और घातक मिसाइलें तैनात की गई हैं। आईएनएस वागशीर को भी मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जो अब भारत की समुद्री ताकत को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीले समंदर में दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगी आईएनएस वागशीर। इस वक्त हम आईएनएस वागशीर पर मौजूद है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई है। एक सबमरीन है कलवेरी क्लास की। 2017 में पहली सबमरीन कमीशन हुई थी कलवेरी। घातक इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म है भारतीय नौसेना का भी, और आप विश्व के किसी भी नेवी में देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सबमरीन। आईएनएस वागशीर भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिकता का प्रतीक है। ये पनडुब्बी न केवल दुश्मन के खतरों को बेअसर करेगी, बल्कि भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। भारत में स्वदेशी युद्धपोत और घातक पनडुब्बियों के बढ़ रहे उत्पादन को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत गूंज माना जा रहा है। अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस ये स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ा रही हैं, बल्कि कम समय में भारतीय नौसेना में इनका कमीशन स्वदेशी हथियारों के तेजी से उत्पादन को भी जाहिर करता है। इनके जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, जो दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।